हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीएस जीके यानी सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पहले डिस्कस कर चुका हूं। यह डेली शाम को 6 बजे अपलोड कर दी जाती वीडियो, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये किस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए वीडियो देखने से पहले, ठीक है। जैसे हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, रेडियो ऑपरेटर हुआ, या बात करें फॉरेस्ट गार्ड हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया हूँ हर वनडे एग्ज़ाम से लेकर किया हूँ, ताकि कोई भी जैसे एग्ज़ाम होने वाला, मान लीजिए रेडियो ऑपरेटर हो गया या मान लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कहाँ से पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कभी जैसे 2015 में पेपर हुआ उसका 2017 में पेपर हुआ तो वही उठाकर हूबहू डाल देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसके पैटर्न पर रिसेंट में एग्ज़ाम होते हैं उससे क्वेश्चन डाल देता है। जैसे एसएससी मान लीजिए, अगर एसएससी आप सीएसएल या सीजीएल तैयार करते हैं तो एमटीएस का आपका पेपर, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रिपीट हो जाएंगे जो अभी एमटीएस होने वाला है। तो ऐसे मैं भी किया हूँ कि जो अभी फिलहाल में जो एसआई के पेपर हुए हैं, रेडियो उसका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 49,000 वैकेंसी हुआ, 51,000 वैकेंसी हुआ, इनके सब पेपर हुए हैं। इन सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कंपाइल करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा आउटपुट मिलने वाला है। आप खुद कहेंगे 40 जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। तो ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी लिपि है, ऑप्शन नंबर बी है अज्ञात लिपि है, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मी लिपि है, और ऑप्शन नंबर डी है तमिल लिपि है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अज्ञात लिपि है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो ये फ्रेंड्स अज्ञात है। और अज्ञात कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि भावचित्रात्मक, तो ये भी सही है, अज्ञात भी है, या कह सकते हैं इसे भावचित्रात्मक है, इसकी कोई लिपि फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्रांस युग मतलब कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का टेन्योर यानी कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो आप याद रखिएगा 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, यानी ईसा पूर्व तक ये सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल रहा। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन, अपना सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मंदिर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट मंदिर बन सकते हैं उनके बारे में मैंने कंपाइल करने की कोशिश किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। जैसे हम इसमें 4 बृहदेश्वर मंदिर हो गया, दिलवाड़ा मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया, हम्पी मंदिर हो गया, हम्पी स्मारक हो गया, तो इन सभी को किस स्टेट में स्थित है ये पूछा है, आपको मिलान करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स बृहदेश्वर मंदिर की बात करें, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ हमारा तमिलनाडु में, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है आपका, दिलवाड़ा मंदिर आपका राजस्थान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें लिंगराज मंदिर कहाँ है, ये लिंगराज मंदिर ओडिशा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात करें हम्पी का स्मारक कहाँ है, तो हम्पी का स्मारक कहाँ है फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में स्थित है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसमें कुछ क्या एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी जान लीजिए। जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, इसको आप जानते हैं कि तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन इसको बनवाया कौन था, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि बृहदेश्वर मंदिर को किस किस राजा ने बनवाया था। तो आप याद रखिएगा राज चोल प्रथम ने बनवाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है, जो पूछा जाता है दिलवाड़ा मंदिर जो राजस्थान में स्थित है, इसे किसने बनवाया था, तो बिमल शाह ने बनवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो बिमल शाह ने करवाया था। और फ्रेंड्स पूछा ये भी जाता है कि राजस्थान जो दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान के किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की, अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया। ऑप्शन नंबर ए 1893, ऑप्शन नंबर बी है 1895, और ऑप्शन नंबर सी है 1897, और ऑप्शन नंबर डी है 1899। तो हमारा सही आंसर क्या है, 1893, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जो विश्व धर्म संसद सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये शिकागो में हुआ था, जो अमेरिका में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, ये स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। और कब किया था, 1897 में किया था। इसको आप नोट डाउन करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें इनका स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो ये आप याद रखिए 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी कब, 12 जनवरी
1863, 12 जनवरी 1863। इसी दिन 12 जनवरी को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस। इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे बनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें 1902 में हुई थी। उम्मीद करते हैं जितना भी स्वामी विवेकानंद से बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, फैक्ट इन फैक्ट सभी क्वेश्चन को मैंने कवर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स क्या कहता है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? यानी आरटीआई। सूचना का अधिकार क्या बोलते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी आरटीआई से शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अधिनियमित। मतलब एक चीज़ आप डाउट मत रखिए कि लागू। अधिनियमित मतलब पारित हुआ, कब कानून बन के तैयार हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 15 जून 2005 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 2005 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी है 15 मार्च 2005 को हुआ। ऑप्शन नंबर डी है 15 जुलाई 2005 को हुआ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 जून को फ्रेंड्स क्या हुआ था? 15 जून को अधिनियमित हुआ था, यानी पारित हुआ था आरटीआई बन के, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और याद रखिएगा, ये लागू कब हुआ था? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये 12 अक्टूबर 2005 को। कब? 12 अक्टूबर। आप याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई जो लागू हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरटीआई की बेसिक बता देता हूँ। आरटीआई में जैसे 6 चैप्टर होते हैं, यानी 6 अध्याय होते हैं और 31 धाराएं होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद देख सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का सदस्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद को एनडीसी शॉर्ट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि एनडीसी मतलब क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है नीति आयोग का सदस्य, और ऑप्शन नंबर सी है राज्यों के मुख्यमंत्री, और ऑप्शन नंबर डी है भारत का राष्ट्रपति। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो होता है ना फ्रेंड, ये जो होता है एनडीसी का सदस्य नहीं होता। जबकि प्रधानमंत्री होता है। जबकि कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग के सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री के प्रशासन इसके जितने भी कार्यरत होते हैं वो भी राष्ट्रीय आयोग के सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। और जबकि भारत का राष्ट्रपति जो होता है एनडीसी का सदस्य नहीं होता। एनडीसी की बात करें यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा एनडीसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज प्रणाली यानी पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए की हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं असम और बिहार। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं पंजाब और चंडीगढ़। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें भी राजस्थान में जो राजस्थान में नागौर जिला था उसमें सबसे पहले लागू हुआ था पंचायती राज प्रणाली। और फ्रेंड्स इसमें बता देते हैं कब लागू हुआ था। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959। ये डेट आपको जवान पे रटी होनी चाहिए, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे, कोई भी वनडे एग्जाम हो। ये अंटिल ये पीसीएस तक के भी काफ़ी बार रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन कि 2 अक्टूबर 1959 ये आपको जवान पे रटी होनी चाहिए कि नागौर जिला राजस्थान में सबसे प्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी। इसको आप याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें उसके बाद पंचायत राजस्थान के बाद कौन सा अपना प्रदेश आता है? तो उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश को कब लागू हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1959। इसको आप याद रखिएगा, 11 अक्टूबर को पंचायती राज कब लागू कहाँ हुआ था? ये 1959, ठीक है। ये हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था। और पहला का पूछे तो पहला राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होना चाहिए। आप लोग कह रहे थे कि सर रेडियो ऑपरेटर को आप टारगेट कर रहे हैं लेकिन साइंस के क्वेश्चन को कम इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी परेशान ना होइए। मैं साइंस का जो है टॉप 20 न्यूमेरिकल सहित जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीएस में, तो 15 से 18 क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 20 क्वेश्चन साइंस से बनने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक अलग से सीरीज चला के उसको अच्छे से कंपाइल करूं ताकि आपको ज़्यादा मिक्सअप ना हो। और ये फ्रेंड्स वीडियो आप भी जानते हैं कि अगर आपका मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ और 40 क्वेश्चन में मैं हर ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, वो हमारे कितने क्वेश्चन डेली तैयार हो रहे हैं। और आने वाले एग्जाम के लिए आप एक रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग भी कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट पहले हम थ्योरी तैयार कर लें तब प्रैक्टिस सेट करें। प्रैक्टिस सेट करने से क्या फ़ायदा है? तो आप देखिए प्रैक्टिस सेट का जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना, एक कुल्हाड़ी होती है,
कुल्हाड़ी होती है उसको बन के तैयार कर दिया गया, वैसे बुक होता है, बुक आप थ्योरी पढ़ के तैयार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पेड़ को काटना सिर्फ कुल्हाड़ी से ही पेड़ नहीं कट जाता, उसको आप धार देना पड़ता है डेली। आप जब तक धार नहीं देंगे, जब तक उसको शॉर्प नहीं करेंगे, तो बड़ा से बड़ा चाहे पेड़ हो चाहे छोटा से छोटा पेड़ हो, तो एक झटके में काट के आप गिरा सकते हैं, जितना अच्छा उसकी धार रहेगी, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस से होता है कि आप बुक पढ़ के कितने विद्वान बन जाइए, जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन से खेलना नहीं सीखेंगे, आप ज़िंदगी में एग्ज़ाम को क्रैक कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पॉइंट पॉइंट पे लोग छट रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमें हर क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए सही दिशा में, सही कैसे हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करें, इससे ये पता चलता है हम टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें। तो ये हमें प्रैक्टिस सेट बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रैक्टिस सेट के महत्व क्या हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है फ्रेंड्स, सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो सुएज नहर से बात करें फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर काला सागर, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य सागर लाल सागर, और ऑप्शन नंबर सी है प्रशांत सागर और अंध महासागर, और बात करें ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर उत्तरी ध्रुव महासागर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसको ट्रिक एक याद रखिएगा, श्वेत करेगा लाल भूरा, श्वेत मतलब क्या हो जाएगा सुएज नहर, ठीक है, और लाल से हो जाएगा लाल सागर, और भूरा मतलब भूमध्य सागर, ठीक है। श्वेत करेगा लाल भूरा, श्वेत करेगा लाल भूरा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, एक ट्रिक के माध्यम से आप यूज कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो ट्रिक, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सुएज नहर जो है इसकी लंबाई पूछता है, तो सुएज नहर की लंबाई कितनी, 193 किलोमीटर सुएज नहर की लंबाई, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, मुझे याद नहीं 13 को या 14 में था, मैं देखा गया था, उसमें पूछा गया था कि जो सुएज नहर है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन अपने बना, तो आप याद रखिएगा 1956 में जो है ना सुएज नहर का, 1956 में सुएज नहर की क्या की गई, राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसको आप याद रखिएगा। और फिर से एक क्वेश्चन सुएज नहर से और बनता है, इसको आप याद रखिएगा, कौन सा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अफ्रीका व एशिया का विभाजन कौन सी नहर करती है। तो इसको आप याद रखिए, अफ्रीका जैसे हो गया और एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, इन दोनों का विभाजन कौन सी नहर करती है, तो ये सुएज नहर करती है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, अगर हम बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी का एक सहायक नदी है। देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सी नहीं है, सॉरी, तो इसमें पूछा है सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर है जास्कर, ऑप्शन नंबर बी है नुब्रा, ऑप्शन नंबर सी है श्योक, और ऑप्शन नंबर डी है लोहित। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लोहित। लोहित देख के आप खुद समझ गए होंगे, ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की सिंधु नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, पायजनाद ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही SSC CSL का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा था एक यूनिक क्वेश्चन के रूप में कि पायजनाद किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु नदी का सहायक नदी है पायजनाद, इसको आप याद रखिएगा। तो अन्य सहायक नदियों की अगर हम बात कर लेते हैं, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, पायजनाद हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, श्योक हो गया, गोमल हो गया, स्वात हो गया, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसको आप एक पेन पेपर लेके नोट करेंगे, आपको इकट्ठा मिल जाएंगे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट बहुत कुछ देता है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा की, अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे हम बात करें बराक हो गया, तीस्ता हो गया, लोहित हो गया, ये सब ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि विश्व में कुल कितने देश हैं, देशों की संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 1925, ऑप्शन नंबर ए है 1025, ऑप्शन नंबर बी है 1065, और ऑप्शन नंबर सी है 255, और ऑप्शन नंबर डी 195। देखिए फ्रेंड्स इसमें काफ़ी डिस्प्यूट भी है, कहीं कहीं देखने को आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो 196 मिलेगा, 197 मिलेगा, लेकिन जो SSC माना है, मैं SSC के हिसाब से मान रहा हूँ, जो SSC का भी हाल ही में एग्जाम हुआ था CSL में, उसमें जो माना है, और MCGL में 195 माना है, इसको आप याद रखिएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जुलाई 1968 में हुई, ऑप्शन नंबर बी है जुलाई 1966 में हुई, ऑप्शन नंबर सी है जुलाई 1964 में हुई, ऑप्शन नंबर डी है जुलाई 1962 में हुई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, IDBI की बात करें तो 1 जुलाई
1964 इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 1964 को RDBI की स्थापना हुई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 जुलाई आप याद रखिएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स IDBI यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स आप लोग भी ये योजना से मैंने जितने पंचवर्षीय योजना है उसको कवर करने की कोशिश की है। जो टॉप 4-5 क्वेश्चन योजना से क्वेश्चन जहाँ तक ज़्यादा बनते हैं उससे मैंने एक ही जगह कंपाइल करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का आता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। हमारा पहला हो गया पंचवर्षीय योजना और दूसरा हो गया मॉडल। जैसे हो गया प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पे आधारित थी, ये तो आप देख लीजिए बिल्कुल सही है आपका। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी पीसी महालनोबिस पे आधारित नहीं थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल पे आधारित थी, ये भी गलत हो गया। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है सिर्फ, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो गार्डविल योजना, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो सकता, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना है फ्रेंड्स, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल पे स्थित है। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल पे स्थित है। और जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पीसी महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस पे कौन सी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। अगर हम बात करें थर्ड पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है, सुखमय चक्रवर्ती और सैंडी मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा, आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के नाम से, ठीक है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो ये गार्डविल दिया है ना, ये जो गार्डविल दिया है ये चतुर्थ है, आप याद रखिएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये गार्डविल योजना पर आधारित है। तो आपको उम्मीद करते हैं सब जितने भी योजनाएं से रिलेटेड क्वेश्चन थे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 जो रेडियो ऑपरेटर के आने वाले एग्जाम के लिए या दिल्ली पुलिस AWO TPO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम बात करें कि जब दो प्रतिरोधी R1 + R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को जिसको बेसिक पता होगा वो आसानी से इसका आंसर दे देगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, R1 + R2 जो होता है ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में 1/R1 + 1/R2 जितना आप रेजिस्टेंस देते जाएं ऐसे ऐसे डॉट आप जितना R3 1/R3 1/R4 ऐसे देते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन श्रेणी क्रम में हम सीधे जोड़ देते हैं, और जबकि समांतर क्रम में हमें अपोजिट करना पड़ता है, यानी 1/R1 के फॉर्म में 1/R2 के फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जबकि हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर में सुनाई देगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग बाद में हंसेंगे भी कि ये कैसा क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोगों को जो ऑप्शन है इसमें अच्छे खासे हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए है 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 2 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 3.7 घंटे और ऑप्शन नंबर डी है आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं 2.5 घंटे लग सकता है, दूरी है। काफ़ी लोग कहेंगे नहीं 3.5 घंटे लग सकता है, ऊपर ही लग सकता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक चीज़ कि हम आवाज़ को सुन ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो है माध्यम नहीं है आवाज़ की, यानी वायुमंडल चंद्रमा पर उपस्थित ही नहीं है, यानी कोई माध्यम ही नहीं है, तो हमें आवाज़ सुनाई कहाँ से देगी, ठीक है। चंद्रमा पर चाहे आप बम फोड़ दीजिए, चाहे भूचाल ला दीजिए, आप पृथ्वी तक सुन ही नहीं सकते, ठीक है। चाहे जितना कई वर्ष लग जाएंगे तब भी आपके पास आवाज़ नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल अनुपस्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, खासकर रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी है टिन और जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी है तांबा और टिन का, ऑप्शन नंबर डी है लोहा और जस्ता का। तो जो फ्रेंड्स जो है कांसा जो होता है ना, ब्रॉन्ज जिसे बोलते हैं कांसा किसका मिश्र धातु है, तो आप याद रखिएगा तांबा और टिन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तांबा और टिन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें तांबा जो है ना 88% पाया जाता है, टिन जबकि 12% पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो मिश्र धातु हैं, इसके कहीं कहीं आपको मिश्र धातु ना देख के एलॉय में देखने को मिल जाएगा कि कांसा होता है किसका एलॉय है, मिश्र धातु। उसको एलॉय को इंग्लिश में हम मिश्र धातु को इंग्लिश में हम एलॉय कहते हैं, ठीक है।
अगर हम बात कर लेते हैं जर्मन सिल्वर का पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी धातु पाई जाती हैं, तो आप याद रखिएगा जर्मन सिल्वर जो होता है ना फ्रेंड्स, इसमें सिल्वर 1% भी नहीं पाया जाता है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, कॉपर होता है प्लस जिंक होता है, आप याद रखिएगा, प्लस निकिल होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर होता है 0% पाया जाता है, जबकि कॉपर जिंक निकिल जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है जर्मन सिल्वर में धातु, ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गन मेटल, जैसे हम टॉप अलॉय जितने हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यही तो प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा है कि एक क्वेश्चन से आप जितने क्वेश्चन बना सकते हैं, बनाना चाहें लिंक करके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं गन मेटल, गन मेटल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो आप याद रखिएगा कॉपर होता है, यानी कॉपर होता है। और बात करें एसन क्या होता है, यानी टिन होता है, और प्लस जिंक होता है, ठीक है। ये गन मेटल का, इसको आप नोट डाउन करते जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बात करें सोल्डर का, पूछता है कि सोल्डर में पूछा, एसएससी में पूछा था कि सोल्डर का मिश्र कौन कौन सी धातु होती है सोल्डर मिश्र धातु में, तो आप याद रखिएगा पीबी होता है, पीबी प्लस एसएन यानी टिन को हम किससे डिनोट करते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं। तो सोल्डर में क्या पाया जाता है, पीबी पाया जाता है, यानी लोहा शीशा पाया जाता है, और सोल्डर पाया जाता है, टिन पाया जाता है, ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स पीतल, और एक इंपॉर्टेंट और आप याद रखिएगा, पीतल में कौन सा मतलब धातु पाए जाते हैं, पीतल किससे मिलकर बना होता है, तो पीतल जो फ्रेंड्स मिलकर बना होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सभी मैंने जितने नोट डाउन कराए हैं क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, और उसको रिपीट करते रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक भी नहीं भागने वाला, मिश्र धातु या लॉय से, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको इसलिए कंपाइल किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3, ऑप्शन नंबर सी है NaHCO2, और ऑप्शन नंबर डी है NaOH, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर की बात करें तो हमारा ये सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये Na2 ये फ्रेंड्स होगा, NaHCO3 होगा, NaCO2 नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 आप नोट कर लीजिएगा, इसको इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये किसके नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स खाने वाला सोडा का फार्मूला क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। खाने वाला सोडा का फार्मूला हमारा ये है, देखिए खाने वाला सोडा का अगर हम फार्मूला की बात करें तो खाने वाला सोडा का फार्मूला ये है Na2CO3 × 10H2O। उसमें पूछा जाता है खाने वाले सोडे में जल में कितने अणु हैं, तो 10 अणु हैं, इसको आप याद रखिए, 10 अणु। काफ़ी बार क्वेश्चन में जैसे एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि जो खाने वाला सोडा है उसमें जल के अणु कितने हैं। देखिए फार्मूला ना पूछ के उसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाने के दे दिया, तो 10H2O होता है, तो 10 अणु होते हैं जल के, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर यानी बिरिंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CaOCl2 आप याद रखिएगा, इसे ब्लीचिंग पाउडर यानी बिरिंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट और जितने फार्मूले बन सकते हैं तो इसको हम देख लेते हैं। तो अगर रासायनिक सूत्र, तो फ्रेंड्स सुहागा का पूछा जाए, अगर सुहागा का आप क्या बताएंगे, तो Na2 नोट करते जाइए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Na2B4O7, ये सुहागा का सूत्र है, रासायनिक सूत्र, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की ग्लोबल साल्ट में पूछा जाता है कि ग्लोबल साल्ट का कौन सा रासायनिक सूत्र है, इसको आप बताइए, तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो Na2 इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, Na2SO4 × 10H2O, ये फ्रेंड्स किसका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसका है, ग्लोबल साल्ट का है। और ये भी पूछा जा चुका है कि ग्लोबल साल्ट में कितने अणु हैं। ये अभी हाल ही में 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दे दिया था कि पूछा था कि ग्लोबल साल्ट में कितने अणु हैं। तो आप याद रखिए, यहाँ देखेंगे आप 10H2O मिलेगा, तो 10 जल के अणु कितने पूछा था, तो 10 हो जाएगा, ठीक, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और नीला धोता का बात करें तो CuSO4 होता है, जिसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। मेरे पास
उतना जो इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है कि मैं आपको बढ़िया से लिख के बता सकूं, इसलिए मैं ओरली बोलने की कोशिश करता हूं और जितने फार्मूले बन सकते हैं जहां तक लिखने के प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख सकता हूं वहां आपको लिख के दे देता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन से ही बनाता हूं, मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, ना कोई मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है। बस आप लोगों को मैं सोचता हूँ कि कितने से बेस्ट अपने क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा सके ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि चोंच किससे बनती है? ऑप्शन नंबर ए गाल से, ऑप्शन नंबर बी जबड़े से, ऑप्शन नंबर सी दांत से, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चोंच किससे बनती है? तो ये जबड़े से बनती है। जैसे आप देखेंगे चिड़िया की निकले किससे, जबड़े से ही निकलती है चोंच, ठीक है। इसको आप याद रखिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला कौन सा कि मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए है आँख में, ऑप्शन नंबर बी है कान में, ऑप्शन नंबर सी है नाक में, ऑप्शन नंबर डी है त्वचा में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स आँखों से संबंधित है। मीबोमियन ग्रंथि कहाँ से संबंधित है? ये आँखों से संबंधित है, इसको आप याद रखिएगा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें बात करें हम जो आँख में लिक्विड हमें देखते नहीं कि कुछ चला जाता है, पानी आ जाता है, हमारी आँख सूखती नहीं, इसी के ग्रंथि के कारण नहीं सूखती, मीबोमियन ग्रंथि के कारण, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा कान का जैसे पूछा जाता है कान में टोटल कितनी हड्डियाँ हैं, तो कान में देखिए 3 हड्डियाँ, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। एक है मल्लीयूस ग्रंथि, मल्लीयूस हड्डी, ये जो है कान की हड्डी एक हो गई। और दूसरी अगर दूसरी की बात करें, दूसरी कौन सी हो गई? स्टेपस हो गई, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यानी हम कह सकते हैं कान की भी सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। और तीसरा कौन सा हो गया फिर? इनकुस। तो कान में मुख्यतः 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, हमने बताया 3 कौन से, मल्लीयूस, स्टेपिस और उसके बाद कौन सा? इंकुस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और कि आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या कहलाता है? आंखों का अध्ययन। आंखों का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी में किया जाता है। और त्वचा का अध्ययन किस में किया जाता है? त्वचा का अध्ययन फ्रेंड्स डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एरिनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? एरिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर है मधुमक्खी पालन का, ऑप्शन नंबर है माहू पालन का, ऑप्शन नंबर है बरूथी पालन का, ऑप्शन नंबर है मकड़ों का पालन, ठीक है। मकड़ों का अध्ययन, ठीक है। ये अध्ययन है क्योंकि लॉजी है, लॉजी मतलब स्टडी किया जाता है, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो एरिनोलॉजी है उसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मकड़ियों का अध्ययन किस में किया जाता है? एरिनोलॉजी में किया जाता है, इसको आप याद रखिए। जबकि कीटों का एंटेमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये स्टैटिक जीके का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आप लोग भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, कोई भी आने वाला एग्जाम हो। भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1972, ऑप्शन नंबर बी है 1961, ऑप्शन नंबर सी है 1957 और ऑप्शन नंबर डी है 1969। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1961 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में की गई थी और प्रदान अलग किया गया था, प्रदान 1965 में किया गया था। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ज्ञानपीठ की शुरुआत पूछे तो 1961 मारिएगा और पूछे कि सबसे पहले जो प्रदान किसको किया गया था और कब किया गया था, तो 1965 में किसको किया गया था? 1965 में जी शंकर कुरूप जी को प्रदान किया गया था। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, इसको अभी आप याद रखिएगा। और बात करें सबसे पहले महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वो कौन थी? आशापूर्णा देवी थी, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और बेसिक जैसे अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछा जाए इंग्लिश में किसे मिला, तो अमिताभ घोष जी को मिला, इसको भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में एकमात्र एकलौते आदमी ऐसे हैं अमिताभ घोष जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और हिंदी भाषा के बारे में पूछा जाए, हिंदी भाषा के में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो आप याद रखिएगा 1968
चिदम्बरा पुस्तक के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। ये हिंदी साहित्य का भी क्वेश्चन तैयार हो गया, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन तैयार हो गया, आपका एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन तैयार हो गया। तो 3 फील्ड में आपके ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत, इंग्लिश भाषा के लिए किसको दिया गया, इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया आपका अमिताभ घोष जी को। और जबकि सबसे पहले पूछा जाए तो जी शंकर कुरूप। उम्मीद करते हैं आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1972, ऑप्शन नंबर बी है 1980, ऑप्शन नंबर सी है 1973 और ऑप्शन नंबर डी है 1974। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1973। 1972 मत मारिएगा, क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जिसमें लगभग हमको याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 119 कंट्री के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे और इसी के पर्यावरण के लेके रिलेटेड कुछ था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन का आंसर इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो 1973 में मनाया गया था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पिक्चर शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है कुश्ती, ऑप्शन नंबर ए है कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी है मुक्केबाजी और ऑप्शन नंबर सी है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी है बास्केटबॉल। तो आप लोग पिक्चर समझ के मुक्केबाजी मारेंगे, लेकिन मुक्केबाजी गलत है। जितने लोग सोच रहे हैं ऑप्शन बी सही है हमारा, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है बास्केटबॉल। पिक्चर जो है ना बास्केटबॉल से संबंधित है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बेसबॉल से संबंधित है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेसबॉल, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें बेसबॉल में और एक पिक्चर के अलावा और एक होता है डायमंड। डायमंड भी शब्द किससे संबंधित है, बेसबॉल से संबंधित है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो कुछ हम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए कुछ शब्द जो किस प्रमुख खेलों से संबंधित हैं। जैसे हम बात करें कुश्ती, जैसे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुश्ती की अगर हम बात करें, कुश्ती में देख ह्यू सीजर ये किससे संबंधित है, कि शब्द ये किससे संबंधित है, तो ये जाएंगे आपके कुश्ती से, ठीक है। और जबकि मुक्केबाजी की बात करें, मुक्केबाजी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जैब हो गया, हुक हो गया, डाउन हो गया, ये सब हमारे किससे हो गए, मुक्केबाजी से हो गए। और जबकि बास्केटबॉल से बात करते हैं तो पाई वाट, बास्केटबॉल से पाई वाट हो गया और ट्रिबलिंग हो गया, ट्रिबलिंग ना कि ट्रिबलिंग और पाई वाट ये बास्केटबॉल से संबंधित हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया। स्विस सिक्का ढाला गया, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जिंदा हैं तब भी उनके नाम पे सिक्के ढले। तो ऑप्शन नंबर ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर सी है सेरेना विलियम्सन, ऑप्शन नंबर डी है राफेल नडाल और ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा राफेल नडाल, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी रोजर फेडरर। ये आपको पता होना चाहिए, एक ऐसे खिलाड़ी हैं टेनिस की स्टार हैं जिनके सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 210, ऑप्शन नंबर बी है 215 और ऑप्शन नंबर सी है 232 और ऑप्शन नंबर डी है 225। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 225, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और श्रीलंका के बारे में एक बेसिक फैक्ट आपको बता देते हैं, श्रीलंका का पूरा नाम क्या था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, लेकिन मैं बता देता हूँ, सिलोन जो था ना श्रीलंका का पुराना नाम था। और फ्रेंड्स ये जो है 1972 में ये सिलोन से लंका बना। 1972 में कब बना, 1972 आप याद रखिएगा। सबसे पहला नाम तो सिलोन हो गया, फिर 1972 में लंका बना, फिर लंका के बाद श्रीलंका कब बना, 1978 में बना। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमारा श्रीलंका का पुराना नाम क्या हो जाएगा, सिलोन हो जाएगा। सिलोन के बाद क्या बना, लंका बना। लंका के बाद क्या बना हमारा, श्रीलंका बना। तो 1972 में लंका बना, 1978 में हमारा श्रीलंका बना। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धन कोट्टे, इसको आप याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। और श्रीलंका की भाषाएं की बात कर लेते हैं तो तमिल भाषा भी श्रीलंका में बोली जाती है और सिंहली भाषा भी श्रीलंका में बोली जाती है। 2 भाषाएं प्रमुख है श्रीलंका राज्य देश के लिए, ठीक है। अगर बात करें कि सबसे लंबी नदी कौन सी है श्रीलंका की, तो महावेली गंगा, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है फ्रेंड्स, कि
राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए तानसेन, ऑप्शन नंबर बी है बैजू बाजरा और ऑप्शन नंबर सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी है स्वामी हरिदास। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बेसिक सा क्वेश्चन था और सबको आप लोगों को पता होगा उम्मीद करते हैं। तो तानसेन जी को माना जाता है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा तानसेन जी को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था और इनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर MP में स्थित है और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ होगा जितने तानसेन से बेसिक फैक्ट बन सकते हैं। तबला वादक और आप सितार वादक इन्हें भी मान सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो तानसेन जी जो थे मियाँ की मल्हार के रचयिता थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये UPPCS में पूछा जा चुका है, RO में पूछा जा चुका है, BPSC में पूछा जा चुका है। आप कोई किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले 3-4 साल में आपको जरूर मिल जाएगा। एगमार्क क्या है? देखिए एगमार्क है, ऑप्शन नंबर है अंडा उत्पादन करने के लिए एक सहकारी संस्था, ऑप्शन नंबर बी है नियंत्रित कृषि बाजार, ऑप्शन नंबर सी है किसानों की सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर डी है पदार्थों के गुणवत्ता के लिए गारंटी का मोहर। तो एगमार्क हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पदार्थों की गुणवत्ता के लिए गारंटी का मोहर कौन सा है? एगमार्क है, ठीक, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 26 फ्रेंड्स हमारा क्या कहता है कि जो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है कोक और ऑप्शन नंबर डी है काजल। ये आने वाला एग्जाम रेडियो ऑपरेटर हुआ या बात करें दिल्ली पुलिस के लिए या फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों को लगभग पता होगा। अगर जो नहीं तैयारी कर रहा है जान लीजिए, अगर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जान लीजिए उसका GS बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कार्बन का सबसे कठोर होता है अपरूप वो होता है हीरा। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक संसद द्वारा किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर बी है 2 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर सी है 4 महीनों के भीतर और ऑप्शन नंबर डी है 6 महीनों के भीतर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही आंसर 1 माह के भीतर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद में प्रत्येक सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम बात करें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को लगभग उम्मीद करते हैं पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है बुध, ऑप्शन नंबर सी है यूरेनस और ऑप्शन नंबर डी है शुक्र। तो हमारा सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शुक्र। यहाँ आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा शुक्र, कहाँ गया शुक्र, ठीक है। यहाँ आपको देख सकते हैं शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है? दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, मंगोल थे कि अफगान थे कि तुर्क थे कि एक जाट कबीला था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे एक तुर्क थे, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दिल्ली में एक सल्तनत का काल को, जितने दिल्ली में सल्तनत कालीन थे उनका एक क्रम मैं बता देता हूँ, आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें हम कि कौन कौन से हैं वो, ये आप देख सकते हैं, एक सेकंड, ये देखिए आप, ये हो जाएगा GKT SL, ठीक है। जी से क्या हो जाएगा हमारा? गुलाम वंश हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा, टी से तुगलक हो जाएगा, यस से कौन सा सैयद हो जाएगा, एल से लोधी हो जाएगा। आप कई बार रिपीट करें, GKT SL, आपको कन्फर्म है, याद हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, जी मतलब क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा। जबकि के हो जाएगा क्या? खिलजी वंश कब रहा? 1290 से 1320 तक रहा। जबकि तुगलक वंश, टी से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। और यस से क्या हो जाएगा? सैयद वंश फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 1414 और 1451 तक रहा, ठीक है। और सैयद वंश की संस्थापक पूछा तो खिज्र खां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें एल मतलब क्या हो जाएगा? लोधी वंश कब से कब तक रहा? और 1451 आया और 1451 से 1526 में फिर बाबर की एंट्री होती। बाबर सबको किनारे कर देता है, मतलब ठीक तरीके से उनके सेवा कर देता है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की,
30 क्या कहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये रेडियो ऑपरेटर के रेफरेंस मैंने क्वेश्चन बनाया था। तो देखिए 30 का है, आवर्धक लेंस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बृहद कोश दूरी वाला अवतल लेंस, अल्प कोश दूरी वाला अवतल लेंस, बृहद कोश दूरी वाला उत्तल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी है अल्प कोश दूरी वाला उत्तल लेंस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्प कोश दूरी वाला उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अल्प मतलब छोटी दूरी वाला, छोटी दूरी सहित उत्तल लेंस ये आवर्धक लेंस होते हैं। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो देखिए यूपी का की क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, यूपी का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है बहराइच, ऑप्शन नंबर सी है प्रयागराज, और ऑप्शन नंबर डी है बांदा। तो हमारा चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये बांदा में स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। और आप बताइएगा पीलीभीत कहाँ स्थित है, पीलीभीत अभयारण्य, तो इसको आप बताइएगा जरूर। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये भी बताइएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में जितना कमेंट आप देखिए, कमेंट में लिखने का मतलब क्या है कि आपका रिवीजन कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज है तो आप उसको प्रोवाइड करिए कि कमेंट में दिखाइए कि हम सबसे ज़्यादा मतलब हमने पहले बताया, और उसमें आपको लिखने से और रिवीजन होगा और कुछ जाएगा नहीं आपका टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यूपी जीके से मैंने क्वेश्चन उठाने की कोशिश किया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बांध परियोजना किस नदी पर है, ऑप्शन नंबर रामगंगा, ऑप्शन नंबर भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी बेतवा, ऑप्शन नंबर डी है घग्गर। तो हमारा सही क्या आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी। ठीक है, इसको बेतवा नदी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है फ्रेंड्स, 33 है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही आरोही क्रम पूछा है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है पहले वो पूछा है। आरोही क्रम मतलब बड़े से बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे लगातार। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर हम सीधे ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुरादाबाद, पहले इलाहाबाद हो जाएगा, फिर मुरादाबाद हो जाएगा, फिर गाजियाबाद हो जाएगा, फिर लखनऊ हो जाएगा। अगर लखनऊ ना देके आपको आजमगढ़ मिल जाए, क्योंकि लखनऊ से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, आजमगढ़ में है। ठीक है, यहाँ आजमगढ़ भी हो सकता है, तो अगर ऑप्शन मिले तो भी सही है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ, ये ऐसे क्रम होना चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें 4 ही ऑप्शन ऐड किया था, तो इसके हिसाब से मेरा थर्ड सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 34 क्या है, अगर उत्तर प्रदेश को एक देश के रूप में माना जाए तो जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान आएगा उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5वां स्थान आएगा, और ऑप्शन नंबर सी है कि 6वां स्थान आएगा, ऑप्शन नंबर डी है 7वां स्थान आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 7वां स्थान, मतलब 7वां स्थान सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए इसमें लोग कुछ कंफ्यूज होंगे, लेकिन क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। इसमें पूछा है अगर उत्तर प्रदेश को एक देश के रूप में माना जाए तो जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान आएगा। ये मैं करंट डाटा को देख के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बहुत पहले वाला डाटा बता दूँ 5वां स्थान आएगा, 4था स्थान आएगा। जो लेटेस्ट में हाल ही में जनसंख्या की जनगणना जो अदर कंट्रियों में हुई है उसके हिसाब से आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो देखा गया है तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो अगर देश के वाइज देखा जाए, कंट्री वाइज देखा जाए, तो उसको हम 7वें स्थान पर रख सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स, अगर 7वें स्थान पे, तो सबसे पहले आपको पता चलिए किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ऐसे 7वें स्थान पे कैसे है। ठीक है, पहले देखिए चाइना है पहले स्थान पे, अगर हम बात करें सबसे देश की, चाइना हो जाएगा, फिर आपका इंडिया हो जाएगा, फिर अमेरिका हो जाएगा, फिर उसके बाद करें अमेरिका के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, फिर उसके आप देख सकते हैं पाकिस्तान हो जाएगा, फिर आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील में लगभग जान लीजिए 22 करोड़ लोग निवास करते हैं, जनसंख्या वहाँ की है। फिर बांग्लादेश आ जाएगा, ब्राज़ील के बाद बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील के बाद बांग्लादेश आ जाएगा, और बांग्लादेश 7वें नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि 16 करोड़ यहाँ जनसंख्या निवास करती है। जबकि यूपी में क्या हमारा कि 90.8 लगभग हमारे समझ से 20 करोड़ लोग निवास करते हैं। आप लोग एक डाटा करेक्ट देख लीजिएगा, लेकिन राउंड अबाउट फिगर जो है 20 करोड़ का ही है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश से ज़्यादा हुआ, तो इसीलिए 7वें स्थान पे रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासक्स अभ्यास आयोजित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो देखिए पासक्स एक्सरसाइज है, यानी पासक्स जो सैनिक अभ्यास है, ये भारत और रूस के बीच होता है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में खादी के कपड़े से बुना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये तो टॉप के क्वेश्चन है गुरु, करंट के एक तरीके से स्टैटिक करंट के बनना ही बनना है। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एक तरीके से जैसलमेर में। इसको आप याद रखिएगा। और जैसलमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान। जैसलमेर देकर ना देकर आपको राजस्थान भी दे सकता है। तो याद रखिएगा कि खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कितने कौन सा है, जैसलमेर है। जैसलमेर में फहराया गया, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। क्वेश्चन नंबर 37 जो बहुत ज़्यादा करंट स्टैटिक करंट का आप कह सकते हैं। तो हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी एकता नगर, ऑप्शन नंबर सी है सरदार पटेल और ऑप्शन नंबर डी ननाबदीज। तो उम्मीद करते हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको देना होमवर्क मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके आपको सब ऑप्शन से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते थे एक्स्ट्रा फैक्ट साथ बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन को किसी का जवाब दीजिए या ना दीजिए, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ये सब आपके सामने ऑप्शन है, इसको आप होमवर्क में ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन यानी 38 की बात करते हैं, 38 कौन सा हो जाएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। देखिए, जैसे मातृत्व अवकाश मतलब जैसे महिलाएं होती हैं, वर्कर होती हैं, जो वर्कर एज ऑफिसर के रूप में काम करती हैं, तो उनका जो पहले मैटरनिटी लीव मिलता था, यानी बच्चों की सेवा करने के लिए जो लीव मिलता था 3 महीने यानी 90 दिन के लिए मिलता था, तो उसको अब उसका डबल कर दिया, यानी 6 महीने के लिए कौन गवर्नमेंट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड ने किया, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश ने किया, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा ने किया, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उड़ीसा ने किया। 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन मातृत्व लीव के लिए, अवकाश के लिए 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया, यानी मैटरनिटी लीव। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टाइप के जो क्वेश्चन थे आपको क्लियर हो गए होंगे और आप लोग खुद क्वेश्चन का लेवल पता चल रहा होगा कि नहीं सेट अच्छा है। आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अगर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का, इस जो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। यूनिक रीडर के नाम से आप, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है तो उसमें रीलोड मांगता है, तो कभी काम नहीं करता टेलीग्राम का लिंक, तो इसलिए आप टेलीग्राम पे जाके सीधे भी सर्च कर सकते हैं यूनिक रीडर, तो यूनिक रीडर आपका परिवार आ जाएगा तुरंत। तो आप ऐसा लोगो बनकर आ जाएगा, आप वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी लेटेस्ट वीडियो में मिलते हैं वहाँ भी आपको सीरियल वाइज क्रम के अनुसार मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेडियो ऑपरेटर हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, एसएससी हुआ, सभी वनडे एग्जाम को वहाँ पर सेंड किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट का कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं रहेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत, मेहनत से तैयारी करते रहिएगा। आप जरूर फीडबैक दीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, प्रैक्टिस सेट अच्छा है कि नहीं है।